गाइस वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोनार्की और पार्लियामेंट का पावर स्ट्रगल या फिर द रेस्टोरेशन इरा। ये सिर्फ रेस्टोरेशन इरा की नहीं बल्कि मोनार्की और डेमोक्रेसी का पूरा इवोल्यूशन है। तो अगर आपको समझना है कि मोनार्की क्या होती है, पार्लियामेंट क्या है और कैसे पावर का बैलेंस बदलता गया, तो एंड तक जरूर देखना। ये सेकेंड पार्ट है, हिस्टोरिकल ब्रिटिश प्रोज 18th सेंचुरी के हिस्टोरिकल ओवरव्यू का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट अभी तक से नहीं देखे तो चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो पहले ज़रूर देखना। उधर हिस्टोरिकल ओवरव्यू का पूरा ओवरऑल चैप्टर उधर डिस्कस कर दिया गया है। उसके बाद ये वाला पार्ट देखना जो कि रिस्टोरेशन इरा के बारे में है। सबसे पहले बात करते हैं मोनार्की की। मोनार्की का मतलब होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक रूलर होता है जो मोस्टली एक किंग या क्वीन होता है। पहले के ज़माने में राजा को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, मतलब जो राजा बोल रहा है वही लॉ है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग। एग्जाम्पल के लिए अगर किंग चार्ल्स वन को देखें, उनका मानना था कि उनकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट, पब्लिक किसी की चलने नहीं दी और इसी एटीट्यूड ने उन्हें सिविल वार तक ले गया। मोनार्की के प्रॉप्स क्या थे कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, क्योंकि राजा के बाद उनका बेटा या बेटी रूल करता था। अब कॉन्स क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे? एब्सोल्यूट मोनार्की में लोगों की फ्रीडम नहीं होती थी। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो लॉस बनाते हैं और गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। इंग्लैंड में पार्लियामेंट की शुरुआत 13th सेंचुरी में हुई, लेकिन उस टाइम तक मोनार्की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। पार्लियामेंट का काम सिर्फ किंग को एडवाइस देना होता था, लेकिन धीरे धीरे पार्लियामेंट पावरफुल होने लगा क्योंकि राजा को टैक्सेस और मिलिट्री के लिए उनकी ज़रूरत थी। तो पार्लियामेंट को दो पार्ट्स होते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जिसमें नोबल्स और बिशॉप्स होते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे। रेस्टोरेशन इरा तक पार्लियामेंट सिर्फ एक कंसल्टेटिव बॉडी थी, लेकिन सिविल वॉर और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद पार्लियामेंट एक रियल पावर बन गया जो मोनार्की को चैलेंज कर सकता था। अब आते हैं असली ड्रामा पे, मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच का पावर स्ट्रगल। पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ किंग चार्ल्स वन के टाइम। चार्ल्स वन को लगा कि उन्हें पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने बिना पार्लियामेंट के टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पार्लियामेंट ने बोला बॉस ये नहीं चलेगा। फिर हुआ सिविल वॉर और पार्लियामेंट की आर्मी राउंड हेड्स जीत गई। चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया और एक शॉर्ट पीरियड के लिए मोनार्की खत्म हो गई। लेकिन जब ओलिवर क्रोमवेल का डिक्टेटरशिप स्टाइल रूल लोगों को पसंद नहीं आया तो मोनार्की को 1660 में वापस लाया गया। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की विद चार्ल्स टू। अब चार्ल्स टू स्मार्ट थे, उन्होंने पार्लियामेंट के साथ एडजस्ट करना सीखा, लेकिन उनके बाद जेम्स टू की कैथोलिज्म वाली पॉलिसीज से पार्लियामेंट फिर से अपसेट हो गया था। तो समझने के लिए कि रेस्टोरेशन इरा क्या है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोचो कि आप इंग्लैंड में हैं मिड 1600s में, एक ऐसा वक्त जब पूरा देश पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से भर गया था। इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था जिसमें किंग चार्ल्स वन और पार्लियामेंट के बीच लंबी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई सिर्फ एक आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, ये एक पावर का स्ट्रगल था मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच। जब ये लड़ाई खत्म हुई, पार्लियामेंट ने जीत हासिल की और चार्ल्स वन को मार दिया गया। ये इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, कोई भी किंग पहले एग्जीक्यूट नहीं किया गया था और इसी मोनार्की को अंत होने की बात की गई थी। पर जो सब समझ रहे थे उनकी सोच गलत थी। जब किंग को मार दिया गया तो क्रोमवेल का रूल स्टार्ट हो गया। कौन? ओलिवर क्रोमवेल का रूल। ओलिवर क्रोमवेल एक प्यूरिटन था, एक ऐसा रिलीजियस रिफॉर्मर जो अपनी कठोर सोच के लिए जाना जाता था। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से लेके 1660 में, जहाँ क्रोमवेल ने अपनी पूरी गवर्नमेंट चलाई। सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट था, थिएटर बंद हो गए, पब्लिक में म्यूजिक सुनना भी मना था और लोगों को बहुत अस्ट्योर लाइफ जीने के लिए
जीने के लिए कहा गया था। तो सोचो, आपको अपनी मनपसंद चीज़ों को एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये था एक प्यूरिटन रूल। तो कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हुआ था 1649 में, जब इंग्लैंड के लोगों ने अपने ही किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया। तब मोनार्की को खत्म करके एक रिपब्लिक बनाया गया। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर लोगों के हाथ में हो या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। साउंड्स मॉडर्न, राइट? लेकिन सच ये है कि ये एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं था जितना सुनाई देता है। कॉमनवेल्थ की स्टोरी स्टार्ट होती है इंग्लिश सिविल वॉर के एंड से, और सिविल वॉर दो साइड्स के बीच थी। रॉयलिस्ट जो किंग के सपोर्टर्स थे, और पार्लियामेंट्रियंस जो पार्लियामेंट के राइट के लिए लड़ रहे थे। रॉयलिस्ट हारे और चार्ल्स वन को ट्रीजन का दोषी मान के 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये था एक शॉकिंग मोमेंट। इमेजिन करो, अपने ही राजा को लोगों ने मार दिया। एग्जीक्यूशन के बाद इंग्लैंड को डिक्लेयर किया गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, एक राजा के बिना चलने वाला सिस्टम। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ के मेन कैरेक्टर्स की, जो कि है ओलिवर क्रॉमवेल। क्रॉमवेल एक फार्मर के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के आर्मी लीडर्स बनकर सिविल वॉर जीती थी। उन्होंने इंग्लैंड को एक रिपब्लिक बनाने का सपना देखा, लेकिन कॉमनवेल्थ पीरियड में उन्होंने पार्लियामेंट के साथ काम करने के बजाय डिक्टेटरशिप स्टाइल रूल करना शुरू कर दिया। 1653 में क्रॉमवेल ने खुद को डिक्लेयर कर दिया लॉर्ड प्रोटेक्टर, बेसिकली एक ऐसा राजा जैसे पोजीशन, बस बिना क्राउन के। तो अब समझ आता है क्यों लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पीरियड सच में डेमोक्रेसी थी या नहीं बोल के। तो क्रॉमवेल के रूल में कुछ अचीवमेंट्स भी थे, जैसे कि मिलिट्री पावर। क्रॉमवेल की आर्मी यूरोप में सबसे पावरफुल बन गई। रिलीजियस टॉलरेंस, कैथलिक्स को छोड़कर उन्होंने बाकी प्रोटेस्टेंट्स को वर्शिप करने की फ्रीडम भी दी थी। फिर फॉरेन पॉलिसी, इंग्लैंड की नेवी और ट्रेड को बूस्ट किया था ओलिवर क्रॉमवेल ने। लेकिन प्रॉब्लम भी काफ़ी थी, जैसे कि स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रूल्स। क्रॉमवेल के रूल में हर चीज़ स्ट्रिक्ट थी। नो थिएटर्स, नो सेलिब्रेशंस, नो क्रिसमस पार्टीज, बोरिंग, राइट? तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हाई टैक्सेस। लोगों से आर्मी और वार्स के लिए हैवी टैक्सेस लिए गए। डिक्टेटरशिप फेल हुआ था लोगों को, जैसे कि कॉमनवेल्थ एक डेमोक्रेसी होने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन असली पावर क्रॉमवेल के हाथों में ही था। 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद उनका बेटा रिचार्ड क्रॉमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर बना, लेकिन रिचार्ड एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं थे और उन्होंने जल्दी ही रिजाइन कर दिया। इंग्लैंड में फिर से कैओस शुरू हो गया और लोगों को मोनार्की की याद आई। 1660 में चार्ल्स वन के बेटे चार्ल्स टू को इनवाइट करके मोनार्की रिस्टोर की गई। इसको ही बोलते हैं द रेस्टोरेशन। तो कॉमनवेल्थ पीरियड ऑफिशियली खत्म हो गया और लोग एक बार फिर राजा के साथ थे। चार्ल्स टू, जो कि चार्ल्स वन का बेटा था, उसको मैरी मोनार्क भी कहा गया, और क्योंकि वो एक बहुत ही लेविश और इंडल्जेंट लाइफस्टाइल जीने वाला किंग था। इसका मतलब ये था कि उसके टाइम पर कोर्ट में जश्न और सेलिब्रेशन का माहौल था। थिएटर्स वापस खुल गए और म्यूजिक और आर्ट्स को फिर से इज्जत दी गई थी, और जो पूरे 11 इयर्स बोरिंग और स्ट्रिक्ट गए थे, उसका बदलाव भी हो गया था। चार्ल्स टू ने मोनार्की को सिर्फ वापस नहीं लाया, बल्कि आर्ट्स और कल्चर को भी वापस लाया। लोग थिएटर्स में प्लेस देख रहे थे, पोइट्री और म्यूजिक का एंजॉयमेंट हो रहा था, और एरिस्टोक्रेसी अपनी पुरानी लाइफ एंजॉय कर रही थी। खाना पीना और पार्टी करना सब कुछ वापस आ गया था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये सेलिब्रेशन नहीं थे। रेस्टोरेशन ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल शिफ्ट भी लाया था, जैसे कि कॉमनवेल्थ के टाइम में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्यूरिटन्स के कंट्रोल में थी, लेकिन मोनार्की वापस आने के बाद भी पॉलिटिकल बैलेंस थोड़ा फ्रेजाइल था। पार्लियामेंट और किंग के बीच का पावर स्ट्रगल अभी भी था। तो रेस्टोरेशन का समय एक पैराडॉक्स था, जब एक तरफ पीपल पार्टी कर रहे थे, दूसरी तरफ पॉलिटिकल टेंशन्स भी छुपी हुई थी, और मोनार्की तो वापस आ गई थी, लेकिन पार्लियामेंट अपना पावर देना नहीं चाहता था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। तो यह था 1660 में मोनार्की को वापस आना, एक ऐसा टाइम जब ना सिर्फ मोनार्की को वापस बुलाया गया, बल्कि आर्ट्स, कल्चर और एक पॉलिटिकल शिफ्ट भी देखा गया। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चार्ल्स टू के रूल और 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में, जो ब्रिटिश हिस्ट्री को फॉरएवर बदल कर रख दिया।